अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ नाज़िया कमल। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे। खेलों में अहम खबरों के साथ साथ आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में एक मरतबा फिर बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख किया। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अवाम की तरक्की और खुशहाली हुकूमती पॉलिसी का महवर। दुनिया भर में आबादी के बड़े हिस्से को गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात ज़रूरी हैं। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए कर्ज की शराइत आसान और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। सियासतदान अदालतों से घबराता है न जेल से। इमरान खान सियासी आदमी नहीं, इससे बात नहीं हो सकती। ये शख्स अदालतों का सामना करते हुए डरता है। हुकूमत में आने से पहले हमें मुल्की हालात और मईशत का पता था। इमरान खान का एजेंडा मुल्की तबाही के अलावा कुछ भी नहीं था। हमने मुल्क के मफाद में इक़दामात किए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी। इमरान खान को अहकामात पर अमल करते हुए मुकर्ररा तारीख को अदालत में पेश होना होगा। बसूरत दीगर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मौजूदा माशी बहरान की वजह इमरानी टोले की गलत पॉलिसियां हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले ने खुद फराहगोगी के जरिए करप्शन की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान ने कानून और आइन को यरकमाल बना रखा है। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और मुहिम जोई पर कोई इससे पूछने वाला नहीं। इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया तो औरतों और बच्चों को ढाल बनाने की बजाय अदालत में पेश हो। फॉरेन एजेंट तोशाखाना चोर एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग को मजीद फाल बनाने का फैसला। तंजीमी मामलात में नौजवानों को शिरकत यकीनी बनाना होगी। गुज़िश्ता 4 बरस में सोचे समझे मंसूबे के तहत नौजवानों में मायूसी और आइन मुखालिफ सोच उभारी गई। नौजवानों के लिए पहला प्रोग्राम मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू किया। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की फलाह के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज। तोशाखाना फौजदारी केस। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का इमरान खान को कल पेश करने का हुक्म। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,000 से ज्यादा आज़मीन फरीज़ा हज की सआदत हासिल करेंगे। $90 मिलियन का ज़र मुबादला फ्राहम करने पर इत्तिफाक। हज कोटा सरकारी और प्राइवेट स्कीम्स के दरमियान मसावी तकसीम होगा। ECC की मरदम और खाना शुमारी के लिए 12 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। रूस से तेल की खरीदारी के लिए मामलात जल्द तय पा जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट पर बात हो रही है। अप्रैल में पहला ऑर्डर दे दिया जाएगा। इसके बाद तसलसल से पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहेगा। वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। बोलान में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका। 9 अहलकार शहीद, 8 जख्मी। शदीद जख्मी अहलकार हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल। खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर सवार था। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की धमाके की शदीद मज़म्मत। दहशत गर्दी अदब इस्तेहकाम पैदा करने के मज़मूम एजेंडे का हिस्सा है। अर्ज़ पाक को दहशत गर्दी की लानत से पाक करने का अज़्म। तालीमी निज़ाम को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल IT और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों की तरक्की से वाबस्ता है। पसमानदा तबके की तरक्की के बगैर खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जाली मुकाबलों में मुलव्वस भारतीय फौजी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शुपैया में 3 मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस ब्रिगेडियर अजय और दीगर फौजी अफसरों को इंसाफ के करहरे में लाया जाए।
भारत में मुल्क के लिए जान देने वालों के लवाहिकीन जलीलो ख्वार। वाजबात मांगने पर पुलवामा हमले में हलाक अहलकारों की बेवाओं पर मोदी हुकूमत का तशद्दुद। लवाहिकीन से किए गए वादों में से एक भी पूरा ना हो सका। रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु का फ्रंट लाइन मोर्चों का दौरा। मारियोपोल के इलाके में यूक्रेन के खिलाफ जंग में मसरूफ फौजियों से मुलाकात। मशरकी डोनेट्स्क के इलाके रूसी फौज ने गुज़िश्ता साल 1 माह के मुहासरे के बाद कब्जा किया था। कहां से आए हो तुम? क्या करते हो? कहां रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? तुम किसी को जानते हो? जो भी किरदार किया खूब निभाया। नामवर अदाकार मोहम्मद कवी खान कनाडा में खालिक हकीकी से जा मिले। शानदार फनी खिदमात पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और वज़ीर इत्तलात का कवी खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। Not a good. Oh, that swung out towards the man and has picked him. Malik takes the charge, but has he got all of it? No, he has worked. रावलपिंडी में PSL 8 का अहम मैच। कराची किंग्स का कोयटा ग्लेडिएटर्स को 165 रन का हदफ। एडम रॉसिंगटन के 69 रन। नसीम शाह और इमल खान की 2-2 विकेट्स। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। A little flick that's gone a long way. That's gone for six. और पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही है। रंगों के त्यौहार पर जश्न का समा, खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, मजहबी रवादारी और यकजहती का पैगाम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की तरक्की और खुशहाली हमारी पॉलिसी का महवर है। अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की जाएं। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों पर बढ़ते हुए कर्जों का बोझ कम किया जाए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। दोहा में कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान और मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया की आबादी का 14% कम तरक्की याफ्ता मुल्कों पर मुश्तमिल है, जबकि इसके बरक्स आलमी GDP में इनका हिस्सा 1.3%, तिजारत में 1% और आलमी सरमायाकारी में 1.4% है। इन वजूहात की बिना पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में अदम मसावात, गुर्बत और इफलास में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पायदार तरक्की के लिए आलमी शराकत दारी को फरोग देना होगा। We must address vaccine inequity through adequate and timely access to safe and effective vaccines for LDCs. The historical commitment of ODA, comprising 0.7% of the GNI of OECD countries, must be fulfilled. We must address the increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. We must provide universal access to social protection. We also need to reform the unequal international financial architecture, make it people-centric, and international technology compact aligned with the SDGs should be adopted. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया और कहा कि 2031 तक 15 LDCs का तरक्याती एजेंडा मुकम्मल करने का हदफ काबिल तारीफ है। Concrete measures agreed upon in the program of action, such as online university, an international investment support center, and a system of food stocks for the LDCs are laudable. Putting the welfare of the millions of people belonging to the LDCs at the center of affirmative policy action
remains our most cherished goal. Let me assure you that Pakistan will actively support the implementation of the Doha Programme of Action, including within the framework of South-South cooperation. वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की तरफ से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि पायदार तरक्की के हसूल के लिए दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासतदान अदालतों और जेल से नहीं घबराता। इमरान खान सियासी आदमी नहीं, इससे बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये शख्स अदालतों का सामना करते हुए डरता है। बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने से पहले हमें मुल्की हालात और मईशत का पता था। इत्तेहादी जमातों ने मुल्क के मफाद में इक़दामात किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क की तबाही के अलावा कुछ नहीं था। ये तमाम इदारे फरोख्त करना चाहता था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इमरान खान को अहकामात पर अमल करते हुए मुकर्ररा तारीख को अदालत में पेश होना होगा। बसूरत दीगर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को तमाम सवालों का जवाब देना होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए ज़मान पार्क गई थी। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान और हवारियों को लूटमार का जवाब देना होगा। अदालत के हुक्म की तामील के लिए एक मौसर जो है वो कदम उठाया जाए जो विजिबल भी हो। तो इस मकसद के लिए वहाँ पे पुलिस की जो है वो टीम गई थी। जिस दिन उसे गिरफ्तार करना हुआ तो इंशाल्लाह वो अदालत में जो है वो उन्हें पेश कर दिया जाएगा ताकि वो अपने किए की जो है अपने किए को फेस करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। इमरान एंड कंपनी ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त ये सारा जो है ये मातम कर रहा था, जाली मातम, उस वक्त वो फराह गोगी जो इसकी फ्रंटमैन है वो अरबों रुपए जो है वो बाहर मुंतकिल कर रही थी। और डिठाई का आलम देखें कि ये आज से 3 रोज़ पहले कह रहा था कि जी मेरे ऊपर कोई एक धेले की करप्शन नहीं साबित हो सकती। इसे जवाब देना पड़ेगा अदालत में आके। मुल्क में इंतखाबात के सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, वो इस पर फैसला करेगा। मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बोलान में मोटरसाइकिल खुदकश बमबार ने हमला किया जिसके बायस 9 शहादतें हुई। वफाकी हुकूमत जो है वो हर तरह से सूबाई हुकूमतों, जो सूबाई हमारी CTDs हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ पूरी तरह से कमिटेड है, राब्ते में है और इस दहशत गर्दी का जो नासूर है इसका कला कुमा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो कोशिश जो है वो पीछे नहीं रखी जाएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की गई है, हालिया इक़दामात की मज़म्मत करता हूँ। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अगर इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया तो औरतों और बच्चों को ढाल बनाने की बजाय अदालत में पेश हों। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुल्क के कानून और आइन को यरगमाल बना रखा है। बड़े दिनों से पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि एक फॉरेन फंडेड एजेंट, घड़ी चोर, एक चूहा, गीदड़ जब पुलिस को देखता है तो अपने बिल में घुस जाता है और जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकल के बड़के मारता है। वो शख्स ने पूरे कानून को, पाकिस्तान के आइन को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अदम के निजाम की पलकों के ऊपर सवार है। सबको मालूम है कि वो गीदड़ जब बिल से निकलेगा, वो चूहा जब बिल से निकलेगा, जितना ऊंचा चीखेगा, जितनी ज्यादा छलांगे मारेगा, जितना कूदेगा, उतनी ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अदालत आएगा, अदालत पे हमला करेगा, धावा बोलेगा, गुंडागर्दी करेगा तो बेल मिल जाएगी। फॉरेन एजेंट बदमाशी करेगा, जज को गाली देगा, अदालत को धमकाएगा तो बेल मिल जाएगी। और ये मालूम हो चुका है कि ये शख्स जो है उसको कानून के हाथ पकड़ नहीं सकते। और ये इस बात का सबूत है कि ये चूहा गीदड़ अदालत में इसलिए पेश नहीं होता क्योंकि ये घड़ी चोर भी है, ये फॉरेन एजेंट भी है। इसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है और ये शख्स जानता है कि जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा ये पकड़ा जाएगा।
اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے منسوخی کی درخواست مسترد کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے وارنٹ منسوخی کے لیے عمران خان کی جانب سے دائر درخواست مسترد کی۔ عدالت نے عمران خان کو کل پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کو مزید فعال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور میں چیف آرگنائزر مریم نواز کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں یوتھ ونگ کی تنظیمی ڈھانچے اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ گزشتہ 4 برس میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نوجوانوں میں مایوسی اور آئین مخالف سوچ ابھاری گئی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، انہیں بااختیار بنانے کے ساتھ فیصلہ سازی میں شریک کریں گے، تنظیمی معاملات میں نوجوانوں کا کردار بڑھائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون نوجوانوں کی نمائندہ جماعت بن چکی ہے۔ ملک میں نوجوان نسل کے لیے پہلا پروگرام محمد نواز شریف نے شروع کیا۔ شہباز شریف نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جیسا تعلیم دوست منصوبہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے کر ٹیکنالوجی کی جانب راغب کیا۔ اجلاس میں سوشل میڈیا سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر نوجوانوں کی بھرپور نمائندگی کے لیے تجاویز کو بھی حتمی شکل دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کیا۔ عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواستیں بھی خارج کر دی ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے حج پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ ای سی سی نے بحث کے بعد حج پالیسی کی منظوری دی اور 9 کروڑ امریکی ڈالرز کا زر مبادلہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ پالیسی کے مطابق رواں سال پاکستان کے لیے مختص حج کوٹا 1,79,000 ہے، جسے سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا۔ شمالی علاقے کے لیے عارضی حج پیکیج 11,75,000 اور جنوبی علاقے کے لیے 11,65,000 روپے ہے۔ ای سی سی نے مردم شماری کے لیے 12 ارب روپے اور نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام کے لیے 3 ارب 24 کروڑ ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت ملک میں نئے پاسپورٹ دفاتر کے قیام سے متعلق اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک اور بیرون ملک پاسپورٹ دفاتر کے موجودہ سیٹ اپ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب تک 45 لاکھ پاسپورٹ کے اجراء سے 26 ارب روپے سے زیادہ قومی خزانے میں جمع ہو چکے ہیں۔ اجلاس کو بقیہ اضلاع میں نادرا کے تعاون سے پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز کے قیام اور موبائل رجسٹرڈ گاڑیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت محدود وسائل اور مالی مشکلات کے باوجود تمام شعبوں میں آبادی کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر سینٹرز کے قیام کے لیے وزارت داخلہ کی کوششوں کو سراہا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان کی امداد اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اثر نو تشکیل کے حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے اجلاس کو ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے فضائی، سڑک اور سمندری راستے سے فراہم کی جانے والی فوری امداد کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے فوری رد عمل، امدادی سرگرمیوں، قدرتی آفات سے نمٹنے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے تیاریوں اور ڈیزاسٹر رسپانس کے حوالے سے این ڈی ایم اے کی ازسر نو تشکیل کو بھی سراہا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے صوبے میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا۔ گورنر غلام علی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیا ہے اور الیکشن کی تاریخ کے لیے 7 یا 8 مارچ کو مشاورت کے لیے بلایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو انتخابات کی تاریخ کے لیے مراسلہ تحریر کیا تھا۔ بلوچستان کے علاقے بولان میں بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کے قریب دھماکے سے 9 اہلکار شہید جبکہ 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا۔ شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں بولان دھماکہ کے زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گرد عناصر بزدلانہ کارروائیوں سے مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں۔ بدامنی اور عدم استحکام پیدا کر کے صوبے کو پسماندہ رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایسی تمام سازشوں کو عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔
वज़ीर आला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवानों के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बोलान खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा है कि शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। सदर मुमलिकत ने भी बोलान धमाके की मजम्मत की है और कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मज़मूम एजेंडे का हिस्सा है। सदर मुमलिकत ने शहदा के बुलंदी दरजात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने भी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत की है। अपने एक बयान में उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हमले की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बोलान धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दुश्मन ओछे हथकंडों से सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। हमें अपनी बहादुर फौज और पुलिस एहलकारों पर फ़ख्र है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें खुसूसी तलबा की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। तफसील बताएंगी फरहाना खान। निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से खिताब के दौरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुस्तकबिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे जदीद साइंसी शोबों में तरक्की से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों और सनत के दरमियान रवाबित से न सिर्फ नौजवानों को मौजूद रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे बल्कि सनती तरक्की के इम्कानात भी पैदा होंगे। हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, दिस इज वेलफेयर, बट एट द सेम टाइम we both have an attitude that this is not an issue of welfare. This is a matter of their right. This is a matter of what we must do. इसका चैरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब जॉब्स के लिए इंस्टीट्यूशंस और मल्टीनेशनल से हम बात करते हैं तो हम उनसे भी यही कहते हैं कि दिस इज नॉट चैरिटी है। आप बाय लॉ 2 to 4%, 2 to 5% एम्प्लॉयमेंट है। यू शुड क्रिएट जॉब्स, क्रिएट न्यू जॉब्स to match their abilities. सोसाइटी इसी को कहते हैं। उन्होंने कहा कि इदारों में खसूसी अफराद की मुलाजमतों के लिए कोटा मौजूद है जिसमें इजाफा होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि समात और बिनाई समेत मुख्तलिफ किस्म की माजूरी के हामिल अफराद जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करके अपनी तालीम और रोजगार के नए जराए तलाश कर सकते हैं और इदारों को भी खसूसी अफराद के लिए रवायती नौकरियों की बजाय मजीद शोबों में रसाई देने की जरूरत है। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर और डायरेक्टर इब्राहिम हसन मुराद और दीगर ने भी खिताब किया और इदारे के जारी प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। उन्होंने स्पेशल स्टडी सेंटर में खसूसी बच्चों की बनाई गई अशिया को सराहा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तेजी से बदलती हुई दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें फैसला साजी के अमल को तेज करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रेक्टर की क़यादत में PhD फैकल्टी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि ग्रेजुएट्स की मतलूबा तादाद के दरमियान खलाफ पुर करने का सबसे ज़्यादा अमली और तेज़ तरीका हमारे तालीमी निज़ाम को इंटरनेट पर मबनी ऑनलाइन और हाइब्रिड तरीक़ों पर मुंतकिल करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, बेहतर सिक्योरिटी और आवाम की खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए काम करने वाले थिंक टैंक की अशद ज़रूरत है। इससे कबल रेक्टर ने सदर मुमलिकत को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों और कोर्सेज की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस से तेल खरीदारी के लिए मामला जल्द तय पा जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट पर बात हो रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल में पहला ऑर्डर दे दिया जाएगा जिसके बाद तसलसल से पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहेगा। एक सवाल पर वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि इमरान खान के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान दूसरों के बच्चों को जेल भरने के लिए रागिब करते हैं जबकि खुद छुप जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पुलिस के डर से NRO मांग रहे हैं, पहले डराते हैं फिर माफिया मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब, मईशत और जमहूरियत की मजबूती पर बात करनी है तो हम तैयार हैं। अगर अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को इस बात पे कि उसने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली और उसको कहो कि सारी जिंदगी के लिए तुम डिसक्वालिफाइड हो, इस मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकते, पार्टी के सरबराह नहीं बन सकते। एक तरफ तो ये बात है, एक तरफ तो ये है रियासत मदीना और दूसरी रियासत मदीना है
जहां पे मलिक रियाज साहब को $250 मिलियन का आप तोहफा देते हैं, काबीना में बैठ के काबीना के फैसले के जरिए एक शख्स को प्रोटेक्शन देते हैं। $250 मिलियन वो जो सरकारी खजाने में आने थे, जिससे अस्पताल चलने थे, जिससे स्कूल चलने थे, जिससे यतीम खाने बनने थे, वो पैसे आपने उठा के एक फर्द वाहिद को दे दिए। विफाकी वजीर ने कहा कि रूस से तेल की खरीदारी के लिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आइंदा माह पहला ऑर्डर दे देंगे, जिसके बाद सस्ते तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। उनकी कमर्शियल डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त फाइनल स्टेजेस में हैं। हमारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हमने डेडलाइन जो अपने आप को दी थी दोनों तरफ से, वो मार्च के आखिर की थी, 31 मार्च की थी। तो इस वक्त तक हमें ये लग रहा है कि हम इस वक्त ऑन स्केजुअल हैं, जिसका मतलब है हम तमाम मामलात अपने तय कर लेंगे मार्च के एंड तक, और इंशाल्लाह अप्रैल में इसको फाइनलाइज करके अपना पहला ऑर्डर किसी वक्त अप्रैल में हम दे देंगे, जो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और उसके बाद एक तसलसल के साथ हमें सस्ता तेल जो है वो मिलता रहेगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दोनों गैस कंपनियों को घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाने के औकात में बिला तात्तुल गैस फ्राहमी को यकीनी बनाने की हदायत की है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआवने खुसूसियत अदालत ने कहा है कि माजी में हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के शुरू किए गए मंसूबों पर पीटीआई ने अपनी तख्तियां लगाईं। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि सियासतदानों का काम है, वो पीटीआई की तर्जमानी करना छोड़ दें और इमरान खान के सहूलतकार न बने। आप अब तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब में फ़लाँ सलाहियत है, हमें आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज आपने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से बात की और उन पर तनकीद की। आज आप तर्जुमान हैं इमरान खान के, माजी में आप उनके सहूलतकार थे। क्या आप इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे कि जब पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो 56 कंपनियों का रौला किसने डाला? साफ पानी कंपनी के सीईओ को बुला के घंटों घंटों कटहरे में खड़े होके उससे बदज़बानी किसने की? मुआवने खसूसी अता तारड़ बोले, इमरान खान अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, जबकि पीटीआई दौर में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। जब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल करवाया, एक तरफ इमरान न्याजी का ऑफशोर सर्विसेज, न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का केस आता है, आप उसको क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है। हमें सजाएं दिलवाई, हमें दीवार से लगवाया, हमारे ऊपर सुपरवाइजरी जज बिठाए। मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए सुपरवाइजरी जजेस ने डे टू डे उस केस को चलवाया। और दूसरी तरफ एक लाडला जो आज भी अदालतों को ललकारता है, खड़ा होता है और कहता है कि मैं वारंट हूं, बेल हो, जो मर्जी हो, मैं अपनी मर्जी करूंगा। मुआवने खसूसियत तारड़ ने कहा कि इमरान खान अब भी लाडला बना हुआ है, मुकदमात से भागने के बजाय सामना करे और तोशा खाना का जवाब दे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करने पर भारतीय फौज के कैप्टन को तो सजा सुना दी गई है, लेकिन ब्रिगेडियर को बचा लिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय राइफल्स के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर अजय कोटाच और दीगर तमाम भारतीय फौजी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर इंदराबी, गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, खादिम हुसैन और सैयद सिद्दीक शबीर कुम्मी ने यह मुतालबा भारतीय फौज के कैप्टन भूपिंद्रा सिंह को 18 जुलाई 2020 को शुपैया में 3 मजदूरों के जाली मुकाबले में कत्ल का मुजरिम करार पाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिगेडियर अजय कोटाच भी इस बेहिमाना कत्लेआम के लिए बराबर का जिम्मेदार है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कैप्टन भूपिंदर सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब ये साबित हो चुका है कि शहीद होने वाले नौजवान बेकसूर थे और इन्हें 20 लाख की मामूली इनामी रकम के लिए जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। कमांडर ब्रिगेडियर अजय कोटाच और इस पर मुलविस दीगर तमाम फौजी एहलकारों को भी सजा दी जानी चाहिए। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि इस वाक़ये से साबित होता है कि भारतीय फौजियों के हाथों नाम निहाद मुकाबलों में कत्ल किए जाने वाले बेशतर कश्मीरी नौजवानों को दरअसल ऐसे ही जाली मुकाबलों का निशाना बनाया जाता है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में
मोदी की भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया कि वो अपने हिंदुत्व एजेंडे पर अमल दरामद के जरिए एक मकबूजा कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती और जल्द या बदेर भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर को हल करना पड़ेगा। मोदी हुकूमत में भारत की खातिर जान देने वालों के लवाहिकीन ज़लील व ख़ार हो गए हैं। जयपुर में पुलिस ने पुलवामा हमले में मरने वाले जवानों की बेवाओं पर शदीद तशद्दुद किया। पुलवामा हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मरने वाले जवानों की बेवाएं किए गए वादों की तकमील न होने पर जयपुर में एहतजाज कर रही हैं, जो गुज़िश्ता 5 रोज से जारी है। मोदी हुकूमत की तरफ से पुलवामा हमले में मारे जाने वाले जवानों के लवाहिकीन के लिए नक़द रकूम, सरकारी नौकरियां और घरों का ऐलान किया गया था। 4 साल गुजर जाने के बावजूद मोदी सरकार बेवाओं से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं कर पाई। फ्रांस के शहर पेरिस में सिख बिरादरी ने भारतीय हुकूमत के मुजालिम को उजागर करने और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुकर्रीन ने कहा कि भारत में सिख कम्युनिटी के हक की बात करने वालों और खालिस्तान का नाम लेने वालों को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया जा रहा है। सजा पूरी होने के बाद भी कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा, जो जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। मुकर्रीन ने कहा कि आलमी बिरादरी सिखों के मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगी और सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भारत पर दबाव डाले। नाजरीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार होली जोश व खरोश से मना रही है। खुशियों और रंगों के त्यौहार के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली डाहरी। रंगों और खुशियों के त्यौहार होली की तकरीबात मुल्क भर में जारी हैं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। होली के त्यौहार पर छोटे हों या बड़े या खवातीन, सब अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे पर रंग डालकर करते हैं। मंदिरों और घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। हिंदू मजहब के अकीदे के मुताबिक होली की खुशियाँ मनाने के लिए साल भर तैयारियाँ और इंतजार किया जाता है। हम हिंदू मुसलमान सब मिलके इकट्ठे एक दूसरे के साथ मनाते हैं। जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं वो ना सिर्फ हमें होली की मुबारकबाद देते हैं मगर वो मुबारकबाद लेते भी हैं और ये तसलसल हमारा यहाँ पर सदियों से कायम व दायम है और हम बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन फिजा में अपना जो भी त्यौहार होता है वो मनाते हैं। होली के पहले दिन मिठाइयाँ, तकरीबात और अजीज़ व अकारब के लिए कई अक़साम के खाने और तहाइफ देने का सिलसिला जारी रहता है। बाद में एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया जाता है। होली की तकरीबात में हिंदू बिरादरी की जानिब से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं, जिससे मुल्क में मजहबी रवादारी और यकजहती का पैगाम उजागर हो रहा है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। रेडियो पाकिस्तान से मुतालिक उमूर का जायजा लेने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर इरफान सिद्दीकी की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में रेडियो फीस शामिल करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सालाना 3 करोड़ से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं जिनमें रेडियो इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले रजिस्ट्रेशन पर 500 रुपये रेडियो फीस लगा दी जाए तो 15 अरब रुपए सालाना हासिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो को माली बहरान से निकालना और मुलाजमीन के मसाइल का हल हमारी अहम तरजीह है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के असास से ओने पोने बेचे या ठेके पर देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की बरवक्त अदायगी न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह नाकाबिल बर्दाश्त है। मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी और मेडिकल सहूलत की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए। ज़ैली कमेटी ने हिदायत की कि ज़ैद बुखारी ऑडिटोरियम को फौरी तौर पर असल शक्ल में बहाल किया जाए। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की, जिसके 22वें मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 165 रन का हदफ दिया है। जवाब में कोयटा की बैटिंग जारी है। मैच आप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकते हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 164 रन बनाए। ओपनर मैथ्यू वेड पहले ओवर की पहली ही गेंद पर नसीम शाह का शिकार हो गए। 25 के मजमूई स्कोर पर तैयब ताहिर 7 रन बनाकर आउट हुए। कासिम अकरम ने 8 और शुएब मलिक ने 13 रन की इनिंग्स खेली। एडम रोसिंगटन ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 69 रन की इनिंग्स खेली। 1 छक्का 10 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल रहे। इमाद वसीम 30 और आमिर जामीन 23 रन के साथ मदद रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नसीम शाह और इमल वरी ने 2-2, इमल खान ने 2-2 जबकि मोहम्मद नवाज और नवीन उल हक ने 1-1 विकेट हासिल किए।
اور پی ایس ایل میں کل کون سے میچز کھیلے جائیں گے، کل کون سا میچ کھیلا گیا ہے، یہ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد انیس۔ جی بہت شکریہ۔ پی ایس ایل کی دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کے 22ویں اور اہم میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں راولپنڈی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہمارے نمائندے ذیشان قیوم سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا، پنڈی اسٹیڈیم میں کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ جی پاکستان سپر لیگ کے مقابلے زور و شور سے جاری ہیں۔ آج پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان ایک بڑا ہی زبردست قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے آج ٹاس جیت کر جو ہے وہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کنگز کی ٹیم نے جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جو ٹارگٹ دیا ہے کوئٹہ وہ اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئٹہ کی پرفارمنس اس پورے ٹورنامنٹ میں اچھی نہیں رہی۔ اگر میں پوائنٹس ٹیبل کی بات کروں تو کراچی کنگز کی ٹیم جو ہے وہ 4 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز صرف 2 پوائنٹس کے ساتھ آخری نمبر پر موجود ہے۔ آج جو بھی ٹیم میچ جیتے گی وہ اپنی امیدیں جو ہیں وہ اس ایونٹ میں زندہ رکھے گی، لیکن پھر بھی اگر ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ آج کا میچ ہار جاتی ہیں تو وہ ایونٹ سے باہر نہیں ہوں گی۔ ان کا بہت زیادہ انحصار ہوگا پشاور زلمی پہ۔ پشاور زلمی کی ٹیم کے 6 پوائنٹس ہیں۔ اگر پشاور زلمی اپنے اگلے میچز جیت جاتی ہے تو پھر ان دونوں ٹیموں کو جو ہے وہ ناک آؤٹ ہونا پڑے گا، اس ٹورنامنٹ سے جو ہے ٹیمیں باہر ہو جائیں گی۔ بہرحال پی ایس ایل کے مقابلے یہی ہیں، انہی میں مزہ آتا ہے کہ ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ کمال کا ٹاکرے ہوتے ہیں، کمال کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، اسی چیز کو فینس پسند کرتے ہیں اور پاکستان سپر لیگ اسی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ راولپنڈی میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میچ میں ایک بار پھر بڑی تعداد میں شائقین نے اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ شائقین کرکٹ کے میچ اور ایونٹ کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ میں کوئٹہ کی ٹیم کا فین ہوں اور میرا فیورٹ پلیئر سرفراز ہے۔ پنڈی اسٹیڈیم میں جب بھی میچز ہوتے ہیں ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں پر میچز ہوا کریں۔ میرا فیورٹ پلیئر سرفراز احمد ہے اور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میرا فیورٹ پلیئر ویسے شاداب ہے، لیکن آج میں نسیم کے لیے یہاں پہ آئی۔ عماد وسیم میرا فیورٹ کرکٹر ہے اور یہاں پر ہمیشہ میچز ہوتے ہیں اور بہت ہم انجوائے کرتے ہیں میچز کو، ہمیں بہت مزہ آتا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں پر اور میچز ہوں۔ میری فیوریٹ ٹیم کراچی اور اس بار میں کراچی کو پی ایس ایل میں سپورٹ کر رہی ہوں، انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے اور میرا فیوریٹ پلیئر عماد وسیم ہے۔ کراچی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میرا فیوریٹ پلیئر عماد وسیم، اور کیا کہتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور میں ادھر ہی سامنے رہتا ہوں۔ میری فیوریٹ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے اور میں حسین کو دیکھنے آئی ہوں۔ میری فیوریٹ ٹیم کراچی کنگ ہے اور میں کراچی کنگ کو سپورٹ کرتا ہوں اور میرا بیسٹ جو پلیئر ہے وہ عماد وسیم ہے۔ میرا فیوریٹ پلیئر بابر اعظم ہے، میں چاہتا ہوں کہ بابر اعظم جیتے۔ پشاور زلمی میری فیوریٹ ٹیم ہے اور بابر اعظم میرے فیوریٹ پلیئر ہیں، انہی کے میچ دیکھنے آتی ہوں۔ پاکستان سپر لیگ 8 کے 23ویں روز 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ دونوں میچ راولپنڈی میں شیڈول ہیں۔ پہلے میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں دن 2 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ دوسرا میچ شام 7 بجے شروع ہوگا جو کہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 12 اور 10 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب لاہور اور اسلام آباد کی ٹیمیں پہلے ہی پلے آف مرحلے میں پہنچ چکی ہیں۔ ملتان سلطانز کے 7 میں سے 4 میچز جیت کر 8 پوائنٹس ہیں اور تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ پشاور زلمی کی ٹیم 6 میں سے 3 میچ جیت پائی ہے اور ان کے 6 پوائنٹس ہیں۔ میگا ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پی ایس ایل 8 کے 23ویں میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے۔ اہم کھلاڑیوں کی اگر بات کریں تو بیٹرز میں لاہور قلندرز کے فخر زمان بھرپور فارم میں ہیں۔ 7 میچز میں 2 50s کی بدولت 239 رنز بنا رکھے ہیں۔ پشاور زلمی کے پاس ٹام کوہلر 216 رنز کے ساتھ سیر فہرست ہیں۔ وہ 6 میچز میں 3 نصف سینچریاں بھی بنا چکے ہیں۔ اگر بولرز کی بات کریں تو لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی 7 میچز میں 10 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ پشاور زلمی کی طرف سے جیمز نیشم نے 5 میچز میں 4 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 8 میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے اب تک کے اچھی کارکردگی دکھانے والے بیٹرز کی بات کرتے ہیں۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان 7 میچز میں 388 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر ہیں، جس میں 1 سینچری اور 3 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اعظم خان بھرپور فارم میں ہیں، وہ 7 میچز میں 277 رنز بنا چکے ہیں۔ ملتان سلطانز کے احسان اللہ 7 میچز میں 16 وکٹوں کے ساتھ ایونٹ کے ٹاپ بولر ہیں۔ اسلام آباد کی طرف سے ٹام کرن اور حسن علی کی 8 وکٹیں ہیں۔ پی ایس ایل کی خبروں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔
शुक्रिया अनीस। नाजरीन, PSL का अहवाल आपने जाना। यहाँ शामिल करेंगे एक अफसोसनाक खबर। फ़न की दुनिया का एक और दरिख्शां सितारा हमसे जुदा हो गया। टेलीविज़न और फिल्म के लेजेंड अदाकार कवी खान 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के अरसे में मुब्तला और कनाडा में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, गवर्नर्स, वज़रा और दीगर सियासतदानों ने भी मारूफ अदाकार कवी खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया है। कवी खान के फ़नी कैरियर के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं वर्ता सलीम। मोहम्मद कवी खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड स्टार किया। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में अंधेरा उजाला, दहलीज, अंगारवादी, मुट्ठी भर मिट्टी, दिन, आशियाना, मनचले, दास्तान, बेटियां वगैरह शामिल हैं। खान साहब बहुत बड़े फनकार थे। सन 64 से अब तक मैं उनके साथ काम करता रहा और शुरू से अब तक यही सोचता रहा कि काश मैं भी उस बुलंदी को छू सकूं जहां कवी खान साहब को मैं देखता रहा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला, अपने वाक़यात शेयर करते रहे। बेशक वो एक बहुत नफीस इंसान थे। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ताहम PTV के ड्रामे अंधेरा उजाला में बतौर ईमानदार ऑफिसर का किरदार निभाया और उन्हें खूब शोहरत मिली। कहां से आए हो तुम? क्या करते हो? कहां रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? तुम किसी को जानते हो? अदाकार कवी खान को उनकी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज के अलावा पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से लाइव अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। कवी साहब ऐसे अनथक अदाकार थे, बगैर आराम के वो इतना काम करते थे कि मेरे ख्याल में दुनिया का कोई अदाकार इतने खुशी और खुशू से काम नहीं कर सकता। एक ऐसे फनकार जिनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। 50 बरस से ज्यादा उनसे एक एफिलिएशन रही, रेडियो, स्टेज, टेलीविजन, बहुत सारा काम किया उनके साथ। मोहम्मद कवी खान के फनी कैरियर में यादगार किरदारों के अलावा असूल पसंद इंसान की शनाख्त भी मौजूद थी। 6 माह से वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कनाडा में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। कवी खान की खूबसूरत अदाकारी हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खान और जर्मनी के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा के दरमियान मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक जर्मन वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में पाक जर्मन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक हिना रब्बानी खार और टोबियास लेंस के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई, नकल मकानी और आलमी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी अकाबरीन मिलकर बैठें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब काबीना की हलफबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ जो वाक़या हुआ मैं उस पर अफसरदा हूँ। ताकत के इस्तेमाल से इज्तनाब करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए मौजूदा हुकूमत ने सियासी तौर पर नुकसान उठाया है। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कराची में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए और उन्होंने जनूबी एशिया के मुसलमानों को अलहदा इस्लामी रियासत की कामयाब जिद्दोजहद पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो और गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ के दरमियान कोयटा में होने वाली मुलाकात में अमन व अमान समेत सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने गवर्नर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि जेल से ना घबराने वालों की असलियत सब ने टीवी पर देख ली है। पाकिस्तान ट्रक इंसाफ पार्टी नाराज है कि उनके लीडर को गीदड़ क्यों कहा गया।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लीडर नवाज शरीफ जैसा होता है जो मुंतखब होकर अवाम की पर्ची पर आता है। आरटीए सिस्टम बिठाकर इख्तिदार में आने वाले इमरान खान ने तमाम इदारों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई और जमात इस्लामी की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ धांधली हुई है। पीटीआई और जमात इस्लामी और छियत खंडों पर उतर आए हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। हैदराबाद और कराची के इलेक्शन बहुत पुरअमन थे, धांधली का शोर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि 2 हलकों में दोबारा गिनती हुई, दोनों में पीपल्स पार्टी जीती है। इस्लामाबाद में जवाहरात और जेवरात की 24वीं नुमाइश हुई, जिसमें पाकिस्तान भर से कीमती पत्थर और ज्वेलरी रखी गई है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, आल पाकिस्तान कमर्शियल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के ताउन से 3 रोजा जेम्स ज्वेलरी और मिनरल्स नुमाइश में पाकिस्तान भर से बड़ी तादाद में कंपनीज ने शिरकत की। नुमाइश का मकसद मुल्क भर में पाए जाने वाले कीमती पत्थर और ज्वेलरी को आवाम से रोशनास कराना था। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से मुल्की कर्जा उतारा जा सकता है। एक स्टोन यहाँ है और इसी रफ हालात में आप बाहर बेच देते हैं, उसकी कीमत $20,000 है, तो फिर वही जाकर बाहर पॉलिश करके वापस आते हैं तो उसकी कीमत $2 लाख बन जाता है। वही ना कि वही सहूलत हमारे साथ या हो और उसके जरिए हम ले आए और या ज्यादा कमाई करे उसको एक्सपोर्ट करने में। स्टॉल्स लगाने वाले अफराद का कहना था कि अगर हुकूमत हमें जदीद मशीनरी मुहैया करे तो खाम मादनियात को तैयार मसनूआत में तब्दील करके बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। एमराल्ड है शमोज़े सवाद का, पिंक टोपाज है मर्दान का जो बड़ा यूनिक है, रूबी है कश्मीर का, जीबी से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से डिफरेंट स्टॉल्स थे। हमारे पास रॉ मटीरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वो सोर्स नहीं है कि हमको कटिंग पॉलिशिंग करके और उसको वो करके बाहर मुल्कों में भेज दें। एग्रीकल्चर के बाद ये एक सेकंड ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। लाइक इट्स ये मतलब स्टोन्स की फील्ड की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये चीज़ें इंटरनेशनल सतह पर मुतारिफ हो, मुल्क की इकानमी में बेहतर अंदाज से ज़र मुबादला ला सके। इस मौके पर नुमाइश में हिस्सा लेने वाले शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान अरकान असम्बली का कहना है कि इमरान खान एक रोज़ तौहीन अदालत के मुर्तकब होते हैं तो दूसरे रोज़ इलेक्शन कमीशन को सवालिया निशान बनाते हैं। ऐसी हरकतें बराह रास्त रियासत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। ऐसे शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरकान सूबाई असम्बली मीर ज़हूर बुलेदी, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी और खलील जॉर्ज का कहना था कि मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश हो रही है और इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। मुल्क की 2 सूबाई असम्बलियों को तोड़ना जमहूरी निज़ाम को डीरेल करने की साजिश थी। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा फवाद हसन फवाद के खिलाफ जुर्म साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अदालत फवाद हसन फवाद, वकार हुसैन, रबाब हुसैन और अंजुम हुसैन को बाइज्जत बरी करती है। इस्तिगासा के 19 गवाह फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों से मुतालिक कोई शहादत नहीं दे सके। फैसले में कहा गया है कि नैब ऐसी कोई शहादत पेश नहीं कर सकी जिससे फवाद हसन फवाद और उनके खानदान पर करप्शन के जरिए असासे बनाने का इल्ज़ाम साबित हो। गवर्नर हाउस लाहौर में खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से विमेन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा कि खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह अमर बाइस फ़ख्र है कि पाकिस्तान में हर शोबे में खवातीन अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही हैं। पंजाब में खवातीन मोहतसिब का महकमा खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं, इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हैदराबाद प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर इमरान खान और उनकी टीम के पास कोई माशी प्लान है तो आवाम के सामने रखें। पिछले 4 साल उन्होंने हुकूमत में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया।
عمران خان نے ہمیشہ ضد اور انا کی سیاست کی ہے. یہ وقت سیاست کا نہیں، ریاست کو بچانے کا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا ہے کہ کشمیری بھارت کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. 5 اگست 2019 کا فیصلہ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب میں حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ قانون اور آئین کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی کے بغیر کوئی ملک اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سیفران نے خیبر پختونخوا حکومت کو وزیرستان ایجوکیشن سٹی منصوبے کے لیے فنڈز جاری کرنے کی سفارش کی ہے. کمیٹی کا اجلاس چیئرمین محمد جمال الدین کی صدارت میں ہوا. محسود ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بتایا کہ وزیرستان ایجوکیشن سٹی منصوبے کا PC1 منظور ہو چکا ہے. منصوبے کو PSDP میں شامل کیا. مجلس قائمہ نے خیبر پختونخوا حکومت کو منصوبے کے لیے فنڈز جاری کرنے کی سفارش کی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کا اجلاس سینیٹر محمد عبدالقادر کے زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. کمیٹی کو وزارت پیٹرولیم اور بلوچستان حکومت کے درمیان معاہدے کی شرائط کے نفاذ کے معاملے پر ذیلی کمیٹی کی رپورٹ پر بریفنگ دی گئی. وزارت پیٹرولیم کے حکام نے بتایا کہ فریقین کے درمیان ٹرم آف ریفرنس پر اتفاق نہیں ہو رہا. وزارت پیٹرولیم کے حکام نے 3 آئل اینڈ گیس فیلڈز چندران، سرونا اور جھلمکسی کے حوالے سے کمیٹی کی سفارشات پر ہونے والی پیش رفت پر بھی بریفنگ دی. قائمہ کمیٹی کو نئے LNG ٹرمینلز کے قیام اور موجودہ LNG ٹرمینلز کی غیر استعمال شدہ صلاحیت کی نجکاری سے متعلق اپڈیٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کا اجلاس سید غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. کمیٹی نے سفارش کی کہ اسٹیل ملز کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے اثاثوں کی تفصیلات کمیٹی کو پیش کی جائیں اور FIA کو ہدایت کی کہ آئندہ اجلاس میں اسٹیل ملز میں چوری کی انکوائری کے حوالے سے بریفنگ دی جائے. کمیٹی کو بتایا گیا کہ مقامی فرٹیلائزر یونٹس کو گیس کی فراہمی سے 7 لاکھ ٹن یوریا کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہوا بازی نے سفارش کی ہے کہ سول ایوییشن اتھارٹی کو ہوائی اڈوں کے ارد گرد بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ اونچائی کا تعین کرنے کا اختیار دیا جائے. سید مبین احمد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری پہلے متعلقہ علاقوں کے ترقیاتی حکام کو ون ونڈو آپریشن کی پالیسی کے تحت دی گئی تھی. کمیٹی نے اتھارٹی سے فنل زونز میں ہونے والی غیر قانونی کارروائیوں پر ضابطہ رپورٹ طلب کی. کمیٹی نے ایئرپورٹس پر معزز پارلیمنٹیرینز کے ساتھ PIA حکام کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ PIA کو سینئر پائلٹس کی تنخواہوں میں 40% ٹیکس لگانے کی پالیسی کی وجہ سے قومی ایئر لائن کو پائلٹس کی کمی کا سامنا ہے. السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. تاہم اس دوران جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -7، کالا -3، راولاکوٹ میں -1، استور میں بھی -1 جبکہ دیر میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد میں 9، لاہور 14، کراچی 20، پشاور میں 12 جبکہ کوئٹہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. موسم کے احوال کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.